हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा इंस्टीट्यूट बी में। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 तक कवर कर लिया है। पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करवा दी थी। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। और आज एक्सरसाइज हम लोग क्या लगाएंगे, 1.2। 1.2 एक्सरसाइज में क्या कहता है, कौन कौन से सवाल हैं, पहले इनको हम समझ लेते हैं। और उसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ लेते हैं, ताकि हम सवालों को लगाएं ना, बल्कि उनको समझ लें। अगर सवाल को हम समझ लेते हैं तो उस टाइप के अगर कोई नेक्स्ट सवाल आते हैं तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है, हम लोग कैसे कैसे सवाल हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में कौन कौन से सवाल हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या शब्द दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को, जो नीचे संख्याएं दे रखी हैं ये वाली, इनको हमको उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो और अभाज्य गुणनखंड को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है। तो अभाज्य क्या होता है इसको जानते हैं पहले। अभाज्य और भाज्य ये है, आपने पुरानी कक्षा 8 या में पढ़ा होगा, 8-9 में पढ़ा होगा आपने। तो पहले देखते हैं कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य देखिए क्या होता है, वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो एक, इसमें क्या होता है, एक को काउंट नहीं किया जाता है, एक को छोड़ देते हैं। इसके अलावा वे संख्याएं जो स्वयं यानी जो खुद से और एक से कट जाती हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वे क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्यों अभाज्य है, क्योंकि ये या तो स्वयं से विभाजित होंगी या तो एक से होंगी, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी। 13 है, किसी और किसी संख्या के पाड़े में नहीं आता है, सिर्फ एक में आ सकता है और खुद से कट सकता है, और किसी संख्या से ये नहीं कट सकता है। तो इसलिए क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगी। और भाज्य क्या होता है, भाज्य सेम उसका उल्टा होता है। एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। इसमें क्या था, विभाजित नहीं होती थी, इसमें विभाजित हो जाती हैं। जैसे 6 है, देखो ये स्वयं से तो कट रही है, ठीक है, एक से भी कट रही है, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये किसी न किसी संख्या से कट रही है, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से संख्या वो कटनी चाहिए, ठीक है। वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे एक सभी में छोड़ दिया जा रहा है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात को याद रखना, एक जो है वो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था, एक बार देख लेते हैं सवाल हमारा क्या कह रहा है। हमारा सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, 156, 3825 और 5005 और 7429, इनको क्या करना है, उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब हमने क्या जान लिया है, हमने भाज्य और अभाज्य जान लिया है। पहला सवाल क्या है, निम्न संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है, जो संख्याएं हैं उनको क्या करना है। पहली संख्या क्या दे रखी है, नंबर ए पे जो दे रखी है संख्या, पहले उसको हम लोग देखते हैं, हल करते हैं। ए पे जो संख्या दे रखी है नंबर 1 पे, वो है 156, ठीक है, 156। अब हमको ये देखना है
अभाज्य और भाज्य हमने जान लिया है। अब हमको जानना है अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। मान लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। पहली बात तो ये जानते हैं गुणनखंड क्या होता है। मान लेता हूँ मैं कोई संख्या है, ये मान लो ये 20 है कोई संख्या, ठीक है। ये किससे कट सकती है, तो 2 से कट सकती है, 2 दाम 20, ठीक है। तो जो ये 20 जिससे संख्या कटी है ना, कोई भी संख्या हो जिस संख्या से कटती है, जिस संख्या से पूरी तरीके से वो विभाजित हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे 20 है, ये किससे विभाजित हो चुकी है, 2 से, 2 से ये पूरी तरीके से कट चुकी है। तो ये 20 जो ये जो 2 है, ये 2 है जो 20 का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। 20 का जो 2 है ये क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लेता हूँ मैं 10 है, इसको 5 से काटते हैं तो ये भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, 10 का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य उसमें लग गया है तो इसमें क्या होगा, उन संख्याओं से हम संख्या को काटेंगे जो संख्याएं अभाज्य हों। जैसे 2 है, 3 है, जो भी हमने आपको बताया था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन्हीं संख्याओं से हम लोग उनको काटेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मैं मान लेता हूँ 156 दे रखा है, इसको हम हल करते हैं। तो 156 है, इसको हमें काटना है, इसके गुणनखंड करने हैं। ये तरीका आपको पता होगा पहले से। और आपकी हाई स्कूल में दे रखा है वृक्ष विधि से, वो भी हम आपको भी अगले सवाल में करके बताएंगे। देखो ये संख्या क्या है, ये कट रही है 2 से, 2 से इसको काटेंगे। 2 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। तो हमें क्या काटना है, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, क्योंकि हमको क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो हमको 2 से काटना है, 2 सत्ती 14, और यहाँ पे 1 बचा तो 2 अट्ठी 16 हो गया। और फिर ये 2 से कट जाएगी, कितना आएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। अब इसको हम काटेंगे, अब इसको 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 एकम 3, 3 3 9। अब इसको 13 से ही कटेगी स्वयं से ही, ठीक है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए, 156 बराबर 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 13, यही तो हुआ। क्या हुआ, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसमें हम एक नीचे बचा जिसको एक को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे एक लिख लेंगे तो हमारा एक जो है ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ये मैंने आपको बताया है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। ये हो गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया, समझ में आ गया। अगली संख्या कौन सी थी, अब ये इस बात का ध्यान रखना कि हमको काटना उन्हीं संख्याओं से है जो क्या हो, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तभी हमारे वो कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ऐसा नहीं अगर आप किसी भी संख्या से काट दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक संख्या जो थी, सवाल हमारा कह रहा था, अगला वाला सवाल जो हमारा, ये देख लेते हैं कौन सा सवाल है। सॉरी, जो मैंने सवाल सॉल्व किया है वो 156 दूसरे नंबर का सवाल है। पहला सवाल क्या है, 140, ठीक है। उम्मीद है अभी आप ये सवाल हल कर लेंगे। तो मैं अगला सवाल आपको बताता हूँ, ये वाला बता दूँ या कौन सा दूसरा, ये वाला बता दूँ। कोई भी सवाल मैं करके बता देता हूँ, करने सब में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मैं ये वाला सवाल बताता हूँ, 4 नंबर वाला सवाल, 5005। अगला सवाल क्या है, 5005, 5000। अब 5005 को व्यक्त करना है हम लोगों को। तो 5005 को जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे तो हम ये देखते हैं किस संख्या से कट सकती है, किस संख्या से कट सकती है। इसको हम करेंगे वृक्ष विधि से। क्या बताया था, वृक्ष विधि। वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड,
अब वृक्ष विधि क्या होती है? कुछ नहीं, ये सिर्फ एक तरीका है। जैसे मैंने ये वाला तरीका अपनाया था, ऐसे ही वो भी एक तरीका है जिससे हम लोग गुणनखंड करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वृक्ष विधि। देखो कैसे, मैंने ये लिखे 5005। जो ये तरीका होता है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना, वो सेम एक पेड़ के समान होती है, वृक्ष के समान होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वृक्ष विधि। अब ये किससे कटेगा? देखिए, क्या एक रूल होता है। रूल क्या होता है? कहता है, नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 5 या 0 है तो किससे विभाजित होती है? 5 से। और 5 हमारा क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो हम इसको 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे जिससे हमने विभाजित किया है, 5 से किया है। ठीक है, तो जब 5 से किया तो कितना आएगा? यहाँ पे काटो इसको, 5 एकम 5। ठीक है, और 0 0 5 एकम 5, यही तो होगा। समझ में आया? अब देखते हैं ये संख्या किसी से कटेगी। ये संख्या किसी से कट सकती है क्या? देखो इसको, ये किसी से कटती है, 1001। ये किसी से कट रही है, एक से तो कट जाएगी, स्वयं से भी कट जाएगी। क्या किसी अन्य संख्या से कट रही है? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या लगता है ये संख्या किसी अन्य संख्या से कट सकती है? अगर नहीं कटेगी तो क्या होगा, इसको हम सिर्फ उसी संख्या से काट देंगे, स्वयं से ही। देखो अगर ये कट रही हो तो कट सकती है। सिर्फ किससे काटना है हमको? अभाज्य संख्याओं से काटना है। ये 3 से तो नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, और ये 7 से भी देखते हैं काट के, 7 एकम 7, और यहाँ पे बचेंगे 3, 7 चौक 28। अब ये संख्या 7 से कट जाएगी। संख्या ये किससे कट जाएगी? 7 से कटेगी। काट के देखिए, काटते हैं हम। तो 7 से जब हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा? 7 एकम 7, और यहाँ पे बचे 3, तो 7 चौक 28, और यहाँ पे 2 बचेंगे तो 7 तियाँ 21। ठीक है, अब 243 ये किससे कटेगा? अभी भी ये कट जाएगा शायद। देखो काट के किस संख्या से कटता है ये? 143। 7 दूनी 14, 7 से तो नहीं कटेगा ये। अभी हमको 9 भी 9 हमारी क्या है? भाज्य संख्या, या भाज्य नहीं, हमको काटना सिर्फ अभाज्य संख्याओं से। तो 11 से अगर हम काटते हैं तो ये 11 से कट जाएगी ये। 11 एकम 11, और यहाँ पे 3 बचे, 11 तियाँ 11 से हमने काटा ना, 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33। समझ में आ रहा है? ये इसको बोलते हैं वृक्ष विधि। और जो 13 है वो किसी से नहीं कटेगी, क्योंकि ये क्या है? अभाज्य संख्या है, वो किसी से कटती नहीं, सिर्फ स्वयं और एक से कटती है। और एक को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक हमारा क्या है? ना ही अभाज्य और ना ही भाज्य, और हमको क्या लेना है? अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे क्या होंगे? ये वाले, इस साइड वाले क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड। 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आया? इस तरीके से हमको इन सवालों को लगाना है। 4 सवाल थे, उसमें से मैंने आपके 2 सवाल करवा दिए हैं। जो टफ था वो भी मैंने करवा दिया है। बस आपको क्या करना है, आगे के जो सवाल हैं उनको अपने आप दोनों को प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं लगते तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उनको आपको बताऊंगा। देखिए, ये सवाल मैंने करके बता दिया है, ये वाला, और ये वाला बता दिया है। ये और ये पहला वाला सवाल, ये आपको अपने आप करने। ठीक है, ये सवाल क्या करना है? आपको अपने आप लगाने हैं। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या HCF गुणे LCM के बराबर है। ये हमको चेक कर। दूसरा सवाल क्या कहता है, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं सवाल को। ये सवाल क्या कह रहा है आपसे? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है। ये हमको चेक करना है। तो इसके लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए?
एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा हमको पता होना चाहिए, तभी हम ये सवालों को लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लासा और मासा ये क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है यानी हमारा मासा क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। ठीक है, और मासा क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल। समझ में आ रहा है। अभी इस सवाल को हम लगाएंगे तो आपको और सवाल में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल किताब से आपसे क्या बोल रहा है कि 26 और 91 का क्या करना है, आपको लासा और मासा निकालना है। फिर हमें जांच क्या करनी है, जो जांच करना है उसको मैं इधर लिख देता हूँ। जांच में क्या करना है हमको, इन संख्याओं का गुणनफल, इनको मैं मान लूँ ए गुणे बी, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, गुणनफल किसके बराबर है बोल रहा है, चेक कीजिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ। बोल रहा है चेक कीजिए कि ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है या नहीं, ए और बी के। ठीक है, तो सबसे पहले 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे, किसकी सहायता से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। ठीक है, हमको नॉर्मली नहीं निकालना है, निकालना कैसे, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। तो 26 के पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 ए संख्या क्या है 26। अब चाहे आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप वृक्ष विधि लगा सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल तरीका कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से कर लेता हूँ। 26 कट जाएगी, कौन सी अभाज्य संख्या पहली, हमारी छोटी छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, तो पहले 2 से काटेंगे हम। 2 से काटेंगे कितना आएगा 13 आएगा। अब भी 13 एक क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसे 13 से ही कटेगी। ओके, ठीक है, तो हमारा 26 बराबर क्या हो गया 2 इंटू 13। और अपनी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या अपनी ये कह रही है क्या है 91। अब ये 91 जो है किससे कटेगी, पहली अपनी अभाज्य संख्या छोटी छोटी क्या है 2 है, 2 से तो ये कट नहीं रही, दूसरी क्या है 3 है, तो ये 3 से भी नहीं कट रहा है। और तीसरी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है 4 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती क्योंकि 4 2 से कट रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या हमने आपको क्या बताया है कि वे संख्याएं एक को छोड़ के जो स्वयं से और एक के अलावा किसी संख्या से भी ना कटें। ठीक है, वे क्या होती हैं अभाज्य होती हैं। तो और कौन सी अभाज्य संख्या 5 है, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से, 7 एक कम 7 और यहाँ पे 2 7 से कट जाएगा ये, 7 से हम काटते हैं, 7 एक कम 7 और 7 3 21। अब ये 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो ये सिर्फ 13 से ही कटेगी। तो हम 91 को कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा इसका 7 गुणे 13। और पहले हमको क्या चाहिए, हमको ये जांच करनी है ये वाली, तो अपने पास ए बी होना चाहिए, तो ए बी तो अपने पास में है, लासा होना चाहिए इनका, मासा होना चाहिए। तो पहले लासा निकालते हैं इनका। इनका लासा क्या होगा, इनका लासा क्या होगा यानी एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम में क्या बोल रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं इनके, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं 26 का तो ये हैं और 91 के ये हैं, तो इनमें से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की यानी 2 की भी 13 की भी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी से बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो दो जो अभाज्य गुणनखंड है इनकी बड़ी से बड़ी घात कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी घात कौन सी होगी, और कोई तो 2 है नहीं इसमें, ना इसमें, तो इसकी बड़ी घात कौन सी होगी 2 ही रहेगी, 2 की घात, एक ही घात रहेगी बड़ी से बड़ी। ठीक है, फिर गुणे 13 की बड़ी से बड़ी घात क्या रहेगी 1, इसमें भी 1 ही है। ठीक है, तो क्या रहेगा 13 ही रहेगा। 7 की वो भी 1 ही रहेगी, यानी सबकी घात क्या है 1 1 ही है। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रत्येक की घात, सभी की घातें हम लेंगे। अब ऐसा नहीं समझना कि जो सिर्फ मैच करते हैं उनकी लेना है, यहाँ पे क्या करना है सबके लेना है। क्या लिखा है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की
बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना होगा, या तो ऐसे कर लेते हैं, 13 सत्ते 91 दूना कितना होगा 182, ये हो गया अपना लासा। अब हम देखते हैं HCF यानी मासा देखते हैं, ये क्या होगा, ये आपका रहेगा HCF क्या रहेगा आपका, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। अब ये बात याद रखिए, यहाँ पे क्या लग गया, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो चीज़ दोनों में मिल रही हो वे लिए जाएंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड, वे वाले लिए जाएंगे जो दोनों में कॉमन हो और उनकी न्यूनतम घात ली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें कॉमन क्या मिला, सिर्फ 13 मिल रहा है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो इनकी न्यूनतम घात लेंगे हम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 ही मैच कर रहा है और कोई मैच ही नहीं कर रहा है, पहले ही पॉइंट से हट जाएंगे, उभयनिष्ठ ले रहा है जो दोनों में मैच हो। अभी अगर मान लो यहाँ पे होता है इसकी घात 2 होती और इसकी घात 1 ही रहती, तो हम क्या लेते, 13 की घात 1 ही लेते, क्योंकि हमको उभयनिष्ठ वाली कम से कम घात लेनी है जो दोनों में घात मैच हो रही है, इसमें भी एक घात है इसमें भी एक घात है, तो यही मैच करे, तो यही हमने ले लिया। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं, A गुणे B बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो हम चेक कर लेते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं, A गुणे B यानी 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो एलसीएम कितना है, 182 गुणे 13, करो गुणा, क्या लगता है सेम आएगा, गुणा करके इनके देख सकते हो, जांच कीजिए क्या ये सेम आता है, या तो इनको काट कर देख सकते हो आप सेम है या नहीं है। ये तो कट जाएगा, 91 दूना 182, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ये दोनों क्या है बराबर है, अतः ये जो इन पे शर्त है ये लागू होती है, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो पहला सवाल हमने ऐसे हल कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल क्लियरली। ना समझ में आया हो तो दोबारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। ये वाला सवाल हमने लगा लिया है और बाकी सवाल दोनों ऐसे ही हैं, आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर उनको लासा और मासा निकाल के उनकी तुलना कर देना उनकी संख्याओं के गुणनफल से। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये सवाल और ये सवाल सेम एक ही है, लेकिन तीसरे का भी मैं आपको एक पहला सवाल बता देता हूँ। तीसरे का पहला सवाल देखते हैं करके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, LCM और HCF निकालना है। क्वेश्चन 3 पहला सवाल कह रहा है 12, 15 और 21, 15 और 21। ठीक है, इनका LCM और HCF निकालना है किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। ये मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालेंगे हम लोग इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से, लासा और मासा। देखते हैं, पहले क्या करेंगे हम लोग, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे सभी के, जब अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो वही वाला सूत्र अपना लग जाएगा। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे संग 12, फिर 2 से करेंगे 3। ठीक है, तो ये क्या आया, 12 के कितने आए, 2 की घात 2 गुणे 3, यही तो आया। और भी देखते हैं, दूसरा क्या है 15, जब 15 के निकालेंगे तो ये 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कटेगा, 15, ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 5, समझ में आ रहा है। और 21 का ऐसे देखते हैं, तो 21 में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, तो बराबर में आएगा 3 गुणे 7, सॉरी ये कितना आएगा 7। तो हम अपना क्या बोलता है, क्या निकालना है हमको,
लासा और मासा दोनों निकालने हैं, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या बोलता है, प्रत्येक अभाज्यखंड गुणनखंड की बड़ी से बड़ी घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी से बड़ी घात, प्रत्येक की, यानी पहले हम दो की देखते हैं कितनी घात में, दो की इसमें 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 सिर्फ इसमें है, दो की कितनी घात है, दो, कितनी घात है, दो है। और तीन की, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो क्या रहेगा, तीन की घात एक रहेगा, ठीक है। और क्या बचा अपने पास, पाँच और सात, पाँच की एक ही है और सात की भी एक ही है, इनकी गुणा कर लेते हैं। दो दूनी चार, चार तियाँ 12, पंचे 60, 60 और गुड़े 7 चिस्ते 42, यानी 420। क्या आएगा ये अपना एलसीएम क्या आएगा, जो चीज़ें हमको घात बड़ी से बड़ी लेनी है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी से बड़ी घात, दो की बड़ी घात क्या थी, दो, तीन की एक ही है, सब में एक ही बार तीन है, और पाँच की भी एक ही है और सात की भी एक ही है, तो हमने गुणा किया, दो दूनी चार, चार तियाँ 12, पंचे 60, 12 पंचे 60 और 60 गुड़े 7 करोगे कितना आएगा, 420। और HCF देख लेते हैं इसका, HCF कितना आएगा। HCF में क्या होता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल, प्रत्येक अब जो उभयनिष्ठ हो रहा हो, जो सब में कॉमन हो रहा हो, ऐसा कुछ है जो सब में कॉमन हो, एक चीज़ है, देखो सब में कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ तीन है सब में, सब में तीन, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ तीन ही कॉमन मिल रहा, तो सिर्फ तीन ही आएगा, ठीक है। और क्या देखना है हमको, निकालना बस इतना ही निकालना था, इस विधि से हमको क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ, ये अपना आंसर। बस ऐसे सवाल करना है, सिंपल सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 तक हम लगा चुके हैं, 4 नंबर का सवाल, और 3 में भी मैंने एक सवाल लगाया है, बाकी आपको ये अपने आप करना है, ठीक है। अगर यदि नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 4 नंबर का सवाल क्या कहता है, 306 और 657 का HCF दे रखा है 9, ठीक है, और LCM 306 और 657 का LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक है। HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करना है, यानी मासा दे रखा है और लासा हमको ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल है, इसको देखते हैं, यही सवाल है, तो इसको हम देखते हैं। अपने पास क्या दे रखा है, 306 और 657 का HCF दे रखा है, यानी मासा दे रखा है। अपने पास क्या दे रखा है, 306 और 657 का HCF यानी मासा दे रखा कितना, 9, और लासा निकालना है। अपने पास एक सूत्र होता है, A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, ये होता है अपने पास एक फॉर्मूला। तो अपने पास A गुणे B यानी दोनों संख्याएं, ये और ये, इसको मान लेता हूँ मैं A, इसको मान लेता हूँ मैं B, ठीक है। इनका अपने पास क्या है, HCF तो दे ही रखा है, LCM निकालना है। अब यहाँ से अगर हम LCM का फॉर्मूला निकालें तो क्या निकल के आएगा, LCM बराबर, ये वाला इसके साइड बटे में चला जाएगा, A गुणे B बटे क्या हो जाएगा, HCF। ये समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आपको आ गया। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा LCM का आ गया, ये वाला, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, अपना सवाल 100% लग जाएगा। देखना कैसे, तो यहाँ पे LCM बराबर क्या हो जाएगा, A गुणे B यानी 306 गुणे B कितना 657, HCF यानी मासा 9, ठीक है। अब संख्याओं को काट देते हैं हम, ये 9 एकम 9, ये 9 से कट जाएगी, 9 सत्ते 63, यहाँ पे 2 बचेंगे, तो 9 तियाँ 27, तो इसका LCM बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुणे 73, इसकी गुणा कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। इसकी जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा,
साइड में करके देख लेते हैं। 306 गुणे 73 ये आएगा 6×3 = 18 और 7×42 और 42×1 = 43 4 3×3 = 9 3×3 = 9 और 4 13 के 3 फिर 7×3 = 21 21 1 22,338 ये जो है इसका लास्ट है। बस इस तरीके से सवाल लगाना है। आपको समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूले से हमको ये सवाल लगाना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से इससे हमने सिर्फ पक्षांतर किया है, एलसीएम निकाल लिया का फॉर्मूला एलसीएम का निकाल लिया, उसमें बस मान डाल देना है, ठीक है। मेन अपना फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। इस फॉर्मूले को हमको हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर अपने पास में है तो हम ये सारे सवाल लगा सकते हैं, ओके। अब सवाल नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल तो बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो चेक करते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं। सवाल सिंपल सा है। क्या करना है, बोल रहा है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल नंबर कितना अपना सवाल नंबर है, ये 5 नंबर। इस 5वें सवाल में क्या बोल रहा है, कोई एक अंक दे रखा है जिसका मान दे रखा है 6 की पावर n। बोला है n का कोई, मान लो n क्या है, प्राकृत संख्या है। इसका मान क्या लगता है कभी 0 पे समाप्त हो सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। सवाल मैंने आपको दिखा दिया है। सवाल में क्या पूछ रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n का n जो है क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। 0 पर समाप्त कैसे चेक करते हैं, तो अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएंगे, 6 पावर n का मान यदि 0 पर समाप्त होगा, ये 0 पर समाप्त होता है तो 6 पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। एक नियम होता है 5 के विभाज्य का नियम। यदि कोई संख्या जो है, मान लेता हूँ मैं 60 है, ठीक है, 100 है, 105 है, इस तरीके की कोई संख्या मान लेता हूँ मैं, ठीक है। 3 संख्या मैंने मान रखी हैं। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर लास्ट वाला जो अंक है 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या क्या है, हमेशा 5 से भाज्य होगी। इसको चेक कर लेते हैं। 60 में देखो इकाई अंक पे 0 है तो ये 5 से कट जाएगी। 5 1 5 5 2 10 12 5 60 होता है, कट गई। ये 20 5 100 होता है, 5 से काटेंगे, 5 2 10 20 5 100, ये भी 5 से कट जाएगी। 5 2 10 5 1 5 21 5 105, ठीक है। इसे क्या साबित होता है, यदि 6 की पावर n का मान 0 पे समाप्त हो गया, यानी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इकाई अंक का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो 6 की पावर n का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 भी होगा। यानी वो संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो वो संख्या 5 से कट रही होगी, और जब वो 5 से कट रही होगी तो 5 जो है उसका एक गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं, चलिए इससे गुणनखंड करते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 3 तो आएंगे, यही तो आएंगे, बिल्कुल। अब अपने पास क्या है, 6 की पावर n है, तो इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 × 3 की पावर n हो जाएगा।
यानी ऐसा हो सकता है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यही तो हो सकता है। ठीक है, अब इनका मान कुछ भी हो, प्राकृत संख्या में कोई भी मान ले सकते हो, 1 2 3 4 जितनी भी करोगे उतनी बार ये 2 गुणे 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या लगता है, जब इसके गुणनखंड में कहीं भी 5 है ही नहीं, क्या गुणनखंड आए हैं इसके 2 और 3 आए, कहीं भी 5 है ही नहीं, तो क्या कभी ऐसा संभव होगा, यहाँ पे मान आप कितने भी डाल दो लेकिन कभी भी ये वाले तो चेंज होने वाले हैं नहीं, तो ये गुणनखंड है ये तो कभी बदलने वाले ही नहीं है। तो ये जो बोल रहा है क्या जीरो पे समाप्त होगा, कभी नहीं समाप्त होगा। सवाल क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। सवाल 5 नंबर का क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 और n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है। तो क्या कहेंगे, n के किसी भी मान के लिए यह संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है कि, क्या संभव नहीं है, 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त हो। ये किसी भी मान के लिए संभव नहीं है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया। यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया? सीधी सी बात है कि हमको अगर वो जो 6 पावर n का मान 0 पे समाप्त होगा यानी वो संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, 5 से कटेगी तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। तो हमने उसके जब गुणनखंड किए तो उसके बीच में 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, n का मान कितना भी हम डाल लें लेकिन गुणनखंड तो हमेशा यही रहेंगे। ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के अनुसार यही रहेंगे इसके मान गुणनखंड के, तो कभी भी 0 पे समाप्त ही नहीं हो रहा है इसका मान, इनका मान कुछ भी डाल लें, इनके किसी भी मान के लिए ये संभव नहीं है कि 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या कहता है हमसे, सवाल नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये दोनों जो हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्यबाजी तो हमको पता है, हम देख लेते हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों है भाई। तो पहले सवाल में देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या क्या दे रखी है, मैं नोट करता हूँ, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये पहली संख्या है। और दूसरी संख्या क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य आपको पता है क्या होता है, अभाज्य वो रहता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य होता है। जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से कट जाती है वो क्या होती है, अभाज्य होती है। ठीक है, तो पहले ये संख्या बनाते हैं कौन सी है, गुणा करते हैं 11 सत्ती 77 गुणे 13 प्लस 13, तो फिर से गुणा करेंगे 13 सत्ती 91 का 1, 13 सत्ती 91, 91 और 9 करेंगे तो 100 हो जाएंगे, ये होगा प्लस 13। तो ये संख्या जो बन के निकल के आए क्या आएगी, 1114, ये तो आएगी, यानी 1114 ये संख्या बनेगी। बिल्कुल ऐसे ये भी संख्या हम बनाएंगे। जब ये संख्या हम बनाएंगे तो देखते हैं ये क्या बनेगी, इधर से करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, 1 दूना 2, 2 तीन 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120,
120 छक्का 120 छक्का यानी 120 गुणे 6 गुणे 7 प्लस 5, यही तो हुआ। तो 12 छंग 72, 720 गुणे 7 प्लस 5, फिर से गुणा करेंगे हम लोग। 0 7 दूनी 14, 7 सत्ती 49, 50 प्लस 5, तो ये हो जाएगी 5045, ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये वाली संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं इन संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखते हैं किसके। 1114। चलो इसको मैं पहले करते हैं वृक्ष विधि से ही कर देते हैं, कैसे भी करना आना वही आंसर है। ठीक है, अगर हम 2 से करते हैं तो ये कितना आएगा? 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर से 2 पंचे 10, फिर क्या बचेगा? 1 2 सत्ती 14, 7 5 12, 12 5 17। तो अभी ये किसी संख्या से कट रही है, 7 से काटते हैं। 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49, 6 बचेंगे, नहीं कटेगा। 9 से भी 9 तो दूसरी संख्या है ये। अभी देखते हैं किसी संख्या से कट रही है क्या। ठीक है, कितना आया? 11 14 और कितना आया? 2 गुणे 557। अभी ये चीज़ तो यहीं पे आ गई कि ये संख्या भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि भाज्य का नियम क्या कहता है कि वो जो है स्वयं किससे, स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटनी चाहिए। तो 2 से कट रही है और 557 से कट रही है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 11 14 क्या है? भाज्य संख्या है। और इसको भी देख लेते हैं किस संख्या से काट के। तो जाहिर सी बात है, पहले तो ये 5 से ही कट रही है। 5 से जब कट रही है तो भाज्य संख्या हो गई है। 5 एकम 5 0 और 0 5 9 45। ठीक है, अभी अगर हम किसी और से भी काटते हैं तो कट जाएगी, लेकिन काटने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमको यहीं पे साबित हो गया है जब ये कट रही है 5 गुणे इतने, इन संख्याओं से जब कट रही है तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। भाज्य का नियम क्या कहता है कि वह संख्या स्वयं के अलावा, एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि वो इन संख्याओं से विभाजित हो रही है। ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्याएं। लास्ट सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर 7। ये सवाल भी ज़्यादा कठिन नहीं, लेकिन लिखा हुआ लगता है किताब में कि बहुत हैवी सवाल है, लेकिन बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है। इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ते हैं इसको ध्यान से। क्या कह रहा है सवाल? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई मान लेता हूँ खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक का है वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार यानी गोले की तरह से। ठीक है, गोले के तरीके से जब एक पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इससे क्या साबित होता है? हमको वो समय निकालना है जो समय 18 और 12 को दोनों को काटता है, उसी जगह पे दोनों मिलेंगे। यानी 18 और 12 का लासा हमको निकालना है। 18 और 12 का क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है हमको? लासा निकालना है। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 18 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तो हमको मालूम हो जाएगा उसी टाइम पे दोनों एक जगह पे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी क्या पूछ रहा है कि वो उसी जगह से दोनों भागेंगे। एक 18 मिनट में चक्कर पूरा करता है, एक 12 मिनट पूरा करता है, तो ऐसा कौन सा समय होगा कि जो दोनों एक ही पॉइंट पे वापस आके मिलेंगे, जहाँ से वो भागे थे वहीं वापस आके जब ही मिलेंगे। तो वो कोई ऐसी संख्या हो जिससे 18 भी कट रहा हो और 12 भी कट रहा हो।
सॉरी जिससे जिस संख्या को 18 भी काट दे और 12 भी काट दे, यानी 18 और 12 का हमको क्या चाहिए, लासा चाहिए। तो 18 और 12 का लासा हम लोग कैसे निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निकाल लेंगे। कौन कौन सी संख्या हमको मिली है, 18 और 12, ठीक है। तो 18 12 का लासा निकालने के लिए 2 से काटो 2 9 18, 3 से काटो 3 3 9, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणे 3 की घात 2, ये तो हुआ। तो ऐसे 12 का देख लेते हैं, 2 छंग 12, 2 3 6 बराबर 2 की घात 2 गुणे 3। लासा लासा कितना हुआ, लासा क्या होता है, लासा क्या होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, ये जो है ये अभाज्य गुणनखंड है, इसकी अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है इसकी 2 है, ठीक। और इसकी अधिकतम घात क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 9 होगा, 9 चौकू 36। अतः अब देखिए 36 18 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, यही तो है। अतः रवि और सोनिया, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट पे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ में आएगा, ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई सॉल्व, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सारे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। मैंने समझाने की कोशिश किया है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.